राधे राधे बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं वो अच्छे तरीके से याद कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। देखिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो या तो कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर मैसेज के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र समझाए थे। कौन कौन से थे बेटा? दिल्ली, मेरठ यूपी में, बरेली कल समझाए थे, पानीपत, ग्वालियर ये एमपी में, फिर झांसी कहाँ बेटा? यूपी में, अवध, अवध कहाँ है बेटा? यूपी में, कानपुर, कानपुर भी यूपी में, इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ है बेटा? यूपी में, आ रहा है जगदीशपुर, बिहार में, और कोल आदिवासियों के विद्रोह में नेतृत्व गोनू ने किया था। ये कहाँ है? सिंहभूम, कहाँ है बेटा? सिंहभूम झारखंड में, कहाँ है ये? झारखंड में। फिर इसके अलावा सतारा महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र। तो ये 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र थे जो कल आपको समझाए थे। तो देखिए, इसमें बताया था कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मेरठ में सैनिकों ने सबसे पहले यानी यहाँ से विद्रोह का आगाज किया। फिर उसके बाद में बैरपुर छावनी कहाँ बेटा? पश्चिम बंगाल में, जिसमें मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी थी और उसे फांसी की सजा हो गई। तो इस 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद कौन हुआ था? मंगल पांडे हुआ। मंगल पांडे शहीद हुआ। देखिए बेटा, फिर ये अफवाहें फैल गई कि जो अंग्रेज हैं हमें ईसाई बनाना चाहते हैं और ये हमें ईसाई बना करके ही छोड़ेंगे। तो अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन जो मेरठ से सैनिक थे वो कहाँ पहुंच गए बेटा? दिल्ली। इसके माध्यम से, घोड़ों के माध्यम से। ये वैसे तो 10 ये क्रांति कब भड़की? 10 मई 1857। मैंने कल भी बताया था 31 मई को ये तिथि निश्चित की गई थी कि सारे देश में एक साथ क्रांति भड़केगी, लेकिन सिपाहियों ने 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू कर दी। फिर ये 10 मई को कहाँ पहुँचे? बहादुर शाह के पास पहुँचे, दिल्ली में। बहादुर शाह को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कहा। 11 मई और 12 मई ये बिल्कुल शांत रहा। इस दिन कोई भी यानी रोड़ा रद्दा नहीं हुआ या लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। विद्रोहियों ने बिल्कुल शांति से इसमें काम किया। फिर हर जगह, जैसे दिल्ली में, फिर अवध में ब्रिजेश कदर को, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को, कानपुर में कानपुर में बाजीराव द्वितीय को यानी नाना साहब को, और आरा जगदीशपुर में किसको बेटा? कुंवर सिंह को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कहा और उन्होंने हाँ की। तो ये जब ये सारे के सारे
अंग्रेजों से तंग थे, इसलिए इन्होंने विद्रोह के लिए यस कहा, क्योंकि जो आरा जगदीशपुर कुंवर सिंह जी जो थे वो बहुत बड़े जमींदार थे और उन्होंने भी अंग्रेजों से यानी वो काफ़ी तंग थे, क्योंकि उनको कर वगैरह देना पड़ता था। तो ऐसी सूरत में इस कर के लिए क्या करते थे बेटा, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। फिर मई जून के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां विद्रोहियों ने अंग्रेजों को यानी न लताड़ा हो, अंग्रेजों से मुकाबला नहीं किया हो। अंग्रेज भी ये मई और जून के महीने में हर दिन ये सोचते थे कि भाई आज पता नहीं हम जिंदा रहेंगे या नहीं, क्योंकि विद्रोही एक एक करके इनको मौत के घाट उतार रहे थे। आपने इसमें तस्वीर के अंदर भी देखा होगा कि एक योद्धा औरत है, महिला, वो यानी विद्रोहियों से किस प्रकार से लोहा ले रही है। तो इसमें विद्रोहियों ने एकजुटता के साथ और लड़ाई लड़ी। इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? देखिए विद्रोही क्यों अंग्रेजों के खिलाफ हुए? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो गाय और सुअर जो राइफल यूज कर रहे हैं, उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को भी बताया कि जो हम राइफल यूज कर रहे हैं उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो इससे बहादुर शाह जफर भी भड़क गए और उन्होंने भी अंग्रेजों से यानी विद्रोह करने के लिए ठानी। फिर इन्होंने कहा कि जो यानी अफवाहें थी, कोरी अफवाहें, ये क्वेश्चन भी है कि इस युद्ध के दौरान कौन कौन सी अफवाहें फैली। तो पहली अफवाह चर्बी वाले कारतूस। दूसरी अफवाह क्या थी? जो आटा यूज कर रहे हैं या जो रोटियां बन रही हैं उसमें क्या कर रहे हैं? गाय व सुअर की हड्डियों का क्या मिलाया जा रहा है? चूर्ण। फिर एक बता रहे हैं कि एक महाराज आते हैं, एक बाबा आते हैं जो चपाती बांट करके जाते हैं, रोटियां बांट करके जाते हैं, जो किसी न किसी संदेश का प्रतिकार था। वो भी विद्रोहियों की क्या करना चाहते हैं? मदद। तो ये विद्रोही हैं, ये सारे के सारे केवल एक जाति के नहीं थे, अलग अलग जातियों के लोग थे। लेकिन जब भी ये मिलते थे बारिक में मिलते थे और मिलते थे तो रात को इनकी बैठकें होती थी। रात को इनकी बैठकें होती थी और इन बैठकों में ये निर्णय लेते थे कि कल हमने यानी अगले दिन की रूपरेखा ये रात को ही तैयार करते थे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते थे। फिर इम्प्लीमेंट करके अगले दिन उसको यानी लागू करते थे। देखिए फिर आगे दे रखा है इसमें, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए नेतृत्व और संगठन बहुत जरूरी था। अगर संगठन एकजुट नहीं होंगे तो अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर सकते। तो देखिए कुछ एक जैसे कानपुर में सिपाही और शहर के लोगों ने किन किन को आमंत्रित किया, मैंने बताया आपको। भाई नाना साहब को लोगों के दबाव में आकर के विद्रोह का नेतृत्व संभालना पड़ा, तात्या टोपे को भी संभालना पड़ा, रानी लक्ष्मीबाई को भी संभालना पड़ा, बिरजिस कदर को भी संभालना पड़ा, कुंवर सिंह को भी संभालना पड़ा। फिर लेकिन देखिए ये अफवाहें भी भाई चारों ओर ये भय और संदेह बना था कि अंग्रेज भारतीयों को क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई। क्यों ईसाई बनाना चाहते हैं? जैसे परेड के समय यानी उनको भद्दी गालियाँ दी जाती थी, फिर उनको सिखलाई के लिए समुद्र पार भेजा जाता था, फिर पाश्चात्य यानी जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा उसको अच्छी पोस्ट पे रखा जाएगा। इस तरह की बातें थी जो यानी लोगों के जहन में थी कि भैया अंग्रेज हमें ईसाई बना करके ही छोड़ेंगे। फिर किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की लड़ाई हुई थी बेटा 1757
कितने साल हो गए थे बेटा? 100 वर्ष हो गए थे 1857 तक भाई 100 साल हो जाएंगे। और 23 जून 1857 को क्या हो जाएगा? अंग्रेजी राज समाप्त हो जाएगा। कि इन्होंने 100 साल हो गए हमारे ऊपर राज करते हुए, लेकिन 23 जून को इनके 100 साल पूरे हो जाएंगे और ये यहाँ से चले जाएंगे। ये भी लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। फिर गांव-गांव में चपातियाँ बांटने की भी रिपोर्ट आ रही थी, तो इससे भी लोग क्या कर रहे थे भाई? उथल पुथल का संकेत मिलने की संभावना थी। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कुछ सुधार कर रखे थे, जैसे कि सती प्रथा का विधवा विवाह। तो जो हिंदू लोग थे वो इस अपने धर्म के खिलाफ मानते थे कि ये अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, कि जो ये इन्होंने जो रूल रेगुलेशन अपनाए हैं ये हमारे लिए सही नहीं है। फिर दूसरा, इन्होंने भाई अंग्रेजी स्कूल खोले ताकि लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी जा सके। इससे भी भारतीय बड़े नाराज हुए। फिर भारतीय शासक मान लो कोई अयोग्य है या किसी के पुत्र नहीं है, उसको भी उसके साम्राज्य को अंग्रेजी राजा ने मिला लेना, इससे भी भारतीय बड़े नाराज हुए। फिर लोगों का मानना था कि अब तक जिन चीज़ों, जिन रीति रिवाजों या परंपराओं का वे आदर करते रहे हैं, जिन्हें वे पवित्र मानते हैं, अब उनको समाप्त करके ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी जो अत्यधिक विदेशी तथा क्या हो बेटा? दमनकारी। फिर इसमें दे रखे अवध 1857 के विद्रोह एक बहुत बड़ा केंद्र था। 1856 में उसको भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। किसने मिलाया था बेटा? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा था कि एक दिन ये गिलास चेरी का फल हमारे मुंह में आके गिरेगा, और उन्होंने इसको फिर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया और जो वाजिद अली शाह थे उनको कोलकाता भेज दिया गया। फिर इसमें दे रखे 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई, और इसमें यह शर्त थी कि नवाब अपनी सेना समाप्त कर दे और ब्रिटिश रेजिडेंट के इशारे पर काम करे, तो जिससे उसकी सारी शक्ति छीन हो गई। नवाब के पास कुछ नहीं बचा और उसके साम्राज्य में उसके खिलाफ लोग बोलने लगे, जिसकी उसकी शक्ति कमजोर हो गई। फिर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए राज्यों के इस अधिग्रहण ने सभी इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष फैलाया, परंतु इतना रोष और कहीं नहीं था कि जैसा कि उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह पर कुछ आसन का आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया गया और उन्हें कलकत्ता निष्कासित कर दिया। जब कलकत्ता वो जा रहे थे तो जनता रोती बिलखती उनके साथ जा रही थी। देखिए, फिर ब्रिटिश भू राजसभा ने तालुकदारों की शक्ति और सत्ता को और अधिक चोट पहुंचाई। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई, जिससे जो तालुकदार थे, जागीरदार थे, उनके ऊपर सीधा हमला किया गया और उन्होंने बल और धोखाधड़ी से अपना प्रभुत्व जो स्थापित किया था, इस एक मुश्त बंदोबस्त के अंतर्गत तालुकदारों को उनकी जमीन क्या कर दिया गया बेटा? बेदखल कर दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आए होंगे। कल जो बाकी बच गए इस 1857 के महत्वपूर्ण पॉइंट वो आपको कल समझाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।